शादी की खबर सुनकर जैसे सारी लड़कियां खुश होती हैं, वैसी खुशी नेहा के चेहरे पर नहीं थी, बल्कि वो अपनी शादी की खबर सुनकर अपनी माँ पर नाराज होती है। माँ, तुमने आखिर किससे पूछकर मेरी शादी उस तरुण से तय कर दी? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अरे नेहा, तू पागल हो गई है क्या? तू 28 साल की हो चुकी है और तेरी उम्र में लड़कियां माँ बन जाती है। अब तक तेरी शादी नहीं हुई है। गली पड़ोस समाज वाले मुझे ताना देते हैं। तू क्या चाहती है कि मैं सारी जिंदगी ताने सुनती रहूं? माँ, आपको मेरी परेशानी बहुत अच्छे से पता है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। बेटा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने तेरी शादी तरुण से तय करवाई है। तरुण एक बहुत अच्छा लड़का है। अगर तू उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताएगी तो वो जरूर तेरा साथ देगा, और जो इलाज मैं तेरा नहीं करवा पा रही वो इलाज वो करवाएगा। तू जानती है ना, तेरे इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे इलाज में पैसे लगा सकूं। पर माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर शादी के बाद मेरे पति को पता चला कि मुझे बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम है और मैं अपने वॉशरूम को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए डायपर पहनकर रखती हूँ, तो कहीं वो मुझे छोड़ न दे। नेहा, बस मेरी एक बात का ध्यान रख, भगवान हमारी जोड़ी बनाकर भेजता है और शायद भगवान ने तेरे नसीब में पहले से यही लिखा है, तभी तो तरुण का रिश्ता खुद चलकर हमारे पास आया है। अब इतने अच्छे रिश्ते को मना मत कर, भगवान की मर्जी समझकर अपना ले। और रही तेरे डायपर की बात, तो तू अपने डायपर की बात उससे तब तक छुपा के रखना जब तक तू छुपा सके। नेहा जब 10 साल की थी तब से उसे वॉशरूम की प्रॉब्लम हो चुकी थी। निशा पॉटी और सुसु दोनों ही 2 मिनट से ज्यादा देर नहीं रोक पाती थी। बस यही वजह थी कि उसे 10 साल की उम्र से ही डायपर पहनना पड़ता था। अब समय यूं ही गुजरता है और देखते देखते उसकी शादी का दिन पास आने लगता है। माँ, मुझे घबराहट हो रही है, आप मेरे लिए 10-15 पैकेट डायपर खरीद लो। मैं तो कहती हूँ आप मेरा एक ट्रॉली बैग डायपर से ही भर दो। नेहा बेटा, तू फिर फालतू की बातें सोचने लगी, खुश नहीं होगा। शादी के बाद तुझे तेरी जिंदगी की खुशियाँ मिलेंगी। क्या पता शादी के बाद तुझे डायपर से भी छुटकारा मिल जाए। माँ, भगवान करे कि तुम्हारी बातें सच हो और मुझे जल्दी ही इस डायपर से छुटकारा मिले। जैसे जैसे शादी के दिन पास आते हैं, नेहा का डर भी बढ़ता जाता है। इसी तरह शादी वाले दिन नेहा बेहद तैयार होकर बैठी हुई थी। तभी उसकी दोस्त आकृति उससे मिलने आती है और उसके चेहरे पर उदासी देखकर उससे कहती है, अरे नेहा, ये क्या, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे आज तेरी शादी है और कल तेरी सुहागरात। क्या तू अपनी सुहागरात में अपने पति को ऐसे उतरा हुआ चेहरा दिखाएगी? अरे अगर तेरा ऐसा उतरा हुआ चेहरा तेरा पति देखेगा तो वो डर कर भाग जाएगा। सुहागरात? हे भगवान, मेरे दिमाग से तो सुहागरात की बात निकल ही गई थी। मैं सुहागरात वाले दिन क्या करूँगी? अगर तरुण मेरे नजदीक आया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे डायपर की सच्चाई क्या है। मैं डायपर के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगी? अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद कर। अरे नेहा, क्या हुआ? तुझे मेरी बातें सुनकर और परेशानी हो गई है क्या? यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तेरा पति तुझे देखकर कहीं नहीं भागेगा, बल्कि तुझे अपनी बाहों में समेटने लगेगा। अब प्लीज अपने चेहरे पर मुस्कान ले आ। आकृति, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या तू मेरा एक काम कर सकती है? तू अभी इसी वक्त मेरी माँ को यहाँ भेज दे। माँ भले ही कितनी ही बिजी क्यों ना हो, उनसे कहना कि मुझे उनसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। अगर वो मेरे पास नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। नेहा, ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी हड़बड़ी में आंटी को बुला रही है? अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मैं अभी आंटी को तेरे पास भेजती हूँ। नेहा के कहने पर आकृति जल्दी से बाहर जाती है और सुमित्रा को नेहा के पास भेजती है। और जब सुमित्रा अपनी बेटी के पास आती है तो नेहा अपनी माँ को गले लगाकर उससे कहती है, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ कि शादी के बाद मेरी सुहागरात होगी, और मैं डायपर में सुहागरात कैसे मना सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? डायपर में सुहागरात? नहीं माँ, मैं लोगों की हंसी का कारण नहीं बनना चाहती। अभी भी मौका है, आप इस शादी के लिए मना कर दो। नेहा, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, डरना बंद कर और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे। कोई तेरा मजाक नहीं बनाएगा। और रही सुहागरात की बात, तो तू करण से कह देना कि माँ ने मदद मांगी थी कि तेरी शादी होगी तब तक 1 महीने तक तुम दोनों सुहागरात नहीं मना सकते। तू सुहागरात मत मनाना और 1 महीने में अपने पति को जानना परखना। अगर तुझे लगे कि तेरा पति तुझे समझ सकता है तो तू उसे अपनी सच्चाई बता देना। माँ,
अगर तरुण ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की तो? अगर उसने तुझे नहीं अपनाया तो तेरी माँ भी जिंदा है। सारी दुनिया तुझसे भले ही मुंह मोड़ ले, पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चल, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। सुमित्रा अपने साथ अपनी बेटी को मंडप तक लेकर जाती है, जहाँ अपनी बेटी का कन्यादान कर नेहा की शादी वो तरुण से करवाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल जाती है और आज उसकी सुहागरात थी, पर अब तक तरुण कमरे से बाहर था और इसी बीच नेहा को महसूस होता है कि उसका डायपर भर चुका है और इसीलिए वो अपना डायपर बदलने के लिए जैसे ही हाथ में डायपर लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, तभी कमरे में तरुण आ जाता है और तरुण को देखकर नेहा घबरा जाती है। क्या हुआ नेहा, तुम मुझे देखकर तो ऐसे घबरा गई जैसे कोई शैतान तुम्हारे कमरे में आ गया हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अचानक से दरवाजा खुला था तो मैं बस डर गई। अच्छा, दरवाजा खुलने की वजह से तुम डर गई थी, तो चलो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। वैसे भी आज हमारी रात है। हाँ, दरवाजा बंद कर दीजिए, पर अभी आप मेरे पास मत आना। वो दरअसल मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हाँ तो कर लो, मैंने कब मना किया। तरुण के कहने पर नेहा वॉशरूम जाने लगती है, पर तभी तरुण पीछे से नेहा का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब जाने लगता है। तरुण को अपने करीब आता देखकर नेहा उसे जोर से धक्का देती है और उससे कहती है, दूर हटो मुझसे, हम अभी सुहागरात नहीं मना सकते। वो माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी अच्छी से हो जाती है तो हम 1 महीने तक सुहागरात नहीं मनाएंगे, इसीलिए आप मुझसे दूर रहिए। ये कैसी मन्नत है नेहा, मैं नहीं मानता। चलो मेरे करीब आओ। इतना बोलकर एक बार फिर से तरुण नेहा को अपनी तरफ खींचता है और तभी नेहा के हाथों से उसका डायपर छूट जाता है और तरुण की नजर नेहा के डायपर पर पड़ती है। डायपर को देखकर तरुण समझ जाता है कि नेहा अपनी सुहागरात क्यों नहीं मनाना चाहती। तुम्हारे हाथों में एडल्ट डायपर, तो अब समझ आए मुझे कि तुम अपनी सुहागरात क्यों नहीं मनाना चाहती, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सुहागरात डायपर में बने। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा आपने, और अच्छा हुआ जो आपको आज ही पता चल गया। अगर अब आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो छोड़ दो। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि कोई भी लड़का मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं डायपर पहनती हूँ। अगर आपको भी मजाक बनाना है तो बना लो मेरा मजाक। इसीलिए मैंने माँ से कहा था कि मेरी शादी मत करवाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। नेहा, किसने कहा तुमसे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना? तुम डायपर पहनो या ना पहनो, अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और हम तुम्हारे डायपर के साथ ही अपनी सुहागरात मनाएंगे। और तुम देखना, जब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा तो तुम 1 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। मुझ पर बस भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बड़े ही भरोसे के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया है। तरुण की ये बात सुनकर नेहा उसके गले से लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने उसके लिए तरुण जैसे लड़के को चुनकर बिल्कुल सही किया। जिसके बाद तरुण नेहा का इलाज करवाता है और अगली सुबह जब तरुण नेहा को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो शोभा अपने बेटे बहू से सवाल करती है, अरे बेटा, कल ही तुम्हारी सुहागरात थी और आज तू बहू की पहली रसोई पर उसे बाहर लेकर जा रहा है। कुछ बात तो बता दे, हुआ क्या है? अब नेहा मेरी बीवी है और मुझे अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाने दो। और माफ करना माँ, मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मैं और नेहा कहाँ जा रहे हैं। वैसे भी शादी के बाद पति पत्नी को थोड़ा समय देना घर वालों का काम है, तो आप प्लीज हमें हमारा थोड़ा सा समय एक साथ बिताने दीजिए। तरुण अपने घर वालों से नेहा की इस बीमारी के बारे में छुपा लेता है और 6 महीने तक नेहा का अच्छे से इलाज करवाता है। सारा काम खत्म करके मेघा टीवी देखने बैठी ही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला अपना सर पकड़े हुए वहां आकर बैठ जाती है और उससे कहती है, बहू, अरे इस टीवी को बंद कर दे, इसकी आवाज से मेरा सर दर्द और बढ़ रहा है। तो माँ जी, आप अपने कमरे से यहाँ क्यों आ गई? वहीं आराम करती ना। अरे सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुझे कहने आई हूँ, मेरे सर में ठंडे तेल की मालिश कर दे। अरे मेरा सर। एक काम खत्म होता नहीं है कि दूसरे काम का बोझ लेकर टपक पड़ती है मेरी सास। मेघा खुद से बोल ही रही होती है कि तभी बाहर से उसका पति आलोक आ जाता है
और मेघा से कहता है, बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए ठंडा जूस ले आओ। बाहर बहुत धूप थी, बड़ी गर्मी हो रही है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज फोन करके बताया भी नहीं। अरे काम खत्म हो गया तो आ गया जल्दी। अभी सवाल मत पूछो, जूस ले आओ। बहू पहले मेरे सर की मालिश कर दे। हे भगवान, 2 मिनट का सुकून नहीं है मुझे इस घर में। न जाने कैसा ससुराल मिला है मुझे। मुझसे अच्छा ससुराल तो मेरी जुड़वा बहन रेखा का है। न सास की किचकिच और ना ही घर का ज्यादा काम रहता होगा उसे। इतना कहकर मेघा फिर से काम पर लग जाती है। जहाँ एक ओर मेघा अपने ससुराल में काम से परेशान रहती थी और वहीं उसकी जुड़वा बहन रेखा का अपने ससुराल में हाल कुछ इस तरह था कि उसकी सास तो स्वर्गवासी हो चुकी थी, लेकिन ससुर अभी भी जिंदा थे, जिसके सामने उसे हमेशा घूंघट करके रहना पड़ता था। एक दिन रेखा घूंघट किए अपने ससुर के लिए चाय ला रही होती है। तभी घूंघट में होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और सोफे से टकरा जाती है, जिससे उसके हाथ से ट्रे छूटकर गिर पड़ती है। हाय दैया, ये क्या हो गया? बहू, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? वो तो अच्छा हुआ ये चाय की ट्रे तुमने मुझ पर नहीं गिराई, वरना मैं तो समय से पहले ही तुम्हारी सास के पास पहुंच जाता। वो ससुर जी, इस घूंघट के कारण हुआ जो भी हुआ। वैसे अब मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है तो क्या मैं घूंघट करना छोड़ नहीं सकती? बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे संस्कार परंपरा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? तुम्हारी सास यहाँ होती तो तुम्हें इस बात पर कितनी खरी खोटी सुनाती। वो काम तो आप भी कर रहे हैं। कुछ कहा तुमने? मैंने? हाँ, वो मैं कह रही थी कि रात को खाने में क्या बनाना है, आप बता देते तो अच्छा रहता। जो मन करे बहू वो बना लेना। मुझे तो वैसे भी ये सारी चीजें समझ नहीं आती। इतना कहकर रेखा का ससुर बाहर चला जाता है तो रेखा अपना घूंघट हटाकर कहती है, कहाँ फंस गई मैं? ससुराल भी मिलना था तो ऐसा, एक तो बताने समझाने के लिए सास नहीं, ऊपर से ये जो ससुर जी हैं इन्हें पता कुछ नहीं, लेकिन बातें सुनानी अच्छी तरह से आती है। एक ननद है, उसे तो हर चीज में मेरी ही सलाह चाहिए होती है। मतलब मुझे समझने के लिए मेरे ससुराल में तो कोई है ही नहीं। तभी उसका ससुर वापस आता है तो रेखा झट से घूंघट करके साफ सफाई करने लग जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में काफी दुखी थी। एक रोज समय निकालकर रेखा अपनी जुड़वा बहन मेघा से मिलने उसके ससुराल आती है। उसे देखकर मेघा बहुत खुश होती है। दोनों बहनें कमरे में जाती हैं, जहां मेघा के बेड पर पड़ी एक साड़ी देखकर रेखा कहती है, अरे वाह दीदी, कितनी सुंदर साड़ी है। सुंदर? कहाँ से सुंदर लग रही है तुझे? ये मेरी सास की पसंद है, वही मेरे लिए लाई थी। मुझे तो जरा पसंद नहीं आई। क्या दीदी, आपकी पसंद को भी क्या होता जा रहा है? कितनी सुंदर साड़ी है ये। इतनी पसंद है तो तू ही रख ले इसे। सच दीदी, अभी मैं पहन कर आती हूँ इस साड़ी को। कुछ देर में रेखा मेघा की उस साड़ी को पहन कर आती है और दोनों बहनें आपस में बात करने लगती हैं। तो मेघा कहती है, क्या बताऊं रेखा, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरा खून चूस रखा है। सासू माँ तो मुझे कभी खाली बैठने ही नहीं देती। अरे फिर भी आपका सही है, मुझसे पूछो, घर के सारे फैसले मुझे खुद ही लेने पड़ते हैं। ये सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं। ससुर जी को तो बस खाने पीने से ही मतलब है, और मेरी नंद तो मुझे बस भाभी समझती है, जैसे मैं ही उसकी माँ हूँ। ऐसे में मुझे तो आपकी ही ससुराल ठीक लगती है। वैसे अगर हम अपने ससुराल की हेरा फेरी कर लें तो कैसा रहेगा? वैसे कह तो आप सही रही हैं, और हम दोनों वैसे भी जुड़वा हैं। अगर आप और मैं हम एक दूसरे के ससुराल में रहें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी मेघा की सास निर्मला वहां आ जाती है और उसकी दी हुई साड़ी रेखा को पहने देखकर उसे ही मेघा समझती है और बड़े प्यार से कहती है, बहू तेरी बहन आई है, कुछ नाश्ता पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? आप मुझसे कुछ कह रही हैं क्या? अरे अब तू मेरी बहू है तो तुझसे ही कहूंगी ना, या तेरी बहन से कहूं? ले, मेरी सास तो तुझे अपनी बहू ही समझ रही है अभी से। सही है ना दीदी, देखो कितने प्यार से बोल रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ससुराल की हेरा फेरी हो ही जाए। इस तरह
अब रेखा की जगह मेघा अपने ससुराल से रेखा के ससुराल में चली जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। तो वो खुश होकर कहती है, वाह, कितनी शांति है रेखा के ससुराल में। भला मेरे ससुराल में ऐसी शांति कहाँ है। अब कुछ दिन तो यहाँ चैन से काटूंगी। इतना कहकर वो टीवी चलाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ आदत से मजबूर रेखा घूंघट किए अपनी सास के पास आती है। तो निर्मला कहती है, बहू, ये अपना मुंह छुपाए क्यों घूम रही है? घूंघट क्यों किया हुआ है? हटाई से। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने नहीं दीदी के ससुराल में हूँ। हाँ माँ जी, वो तो ऐसे ही मैंने सर पे पल्लू रख लिया था। उधर मेघा टीवी देखते देखते ही सो जाती है। तभी मेघा का ससुर वहां आता है और अपनी बहू को बिना घूंघट में देखकर जोर से खांसता है। तो मेघा की नींद खुल जाती है और वो रेखा के ससुर को देखकर कहती है, नमस्ते ससुर जी। नमस्ते? कैसा नमस्ते? बहू, तुम्हारा घूंघट कहाँ है? घूंघट? कैसा घूंघट? कहीं रेखा अपने ससुर के सामने घूंघट तो नहीं करती? तभी मेघा झट से घूंघट कर लेती है। तब जाकर उसका ससुर वहां से जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। रेखा और मेघा ससुराल की हेरा फेरी कर एक दूसरे के ससुराल में रहने लगती हैं। कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को परेशानी होनी शुरू होती है। जहां मेघा की सास रेखा से सारे काम करवाती, उसे कभी खाली नहीं बैठने देती, तो वहीं रेखा के ससुर के चलते मेघा को हमेशा घूंघट में रहना पड़ता। और तो और रेखा को ननद की भी अलग से देखभाल करनी पड़ती, जिससे परेशान होकर दोनों एक दूसरे को फोन करके कहती हैं, दीदी बस बहुत हुआ, अब यहाँ वापस आ जाओ। ससुराल की हेरा फेरी करके मैं बहुत पछता रही हूँ। हाँ, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। मैं अभी घर पहुँचती हूँ और तू भी वहाँ से निकल। कुछ देर में जब मेघा अपने ससुराल पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सास के साथ साथ वहाँ मेघा का ससुर भी मौजूद है। तभी रेखा कहती है, दीदी हम तो पकड़े गए। क्यों बहू, ससुराल की हेरा फेरी रास नहीं आई? नहीं माँ जी, मैं समझ गई हूँ। अपना ससुराल अपना ही होता है। भले ही आप मुझसे 100 काम करवाएं, लेकिन रेखा के ससुराल की तरह मुझसे घूंघट में तो नहीं रहने को कहती ना। हाँ ससुर जी, भले ही मैं अपने ससुराल में घूंघट करके रहती हूँ, लेकिन कम से कम हर समय मुझसे कोई मजदूरी तो नहीं करवाता ना। चलो, तुम दोनों को कम से कम समझ तो आया। और भले ही तुम दोनों जुड़वा बहनें हो, लेकिन पहले ही दिन हमें पता चल गया था कि हमारे घर में हमारी बहू नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि आगे से फिर कभी ऐसा ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। अब ऐसा हुआ ना, तो मैं तो इसको ससुराल में वापस ही ना आने दूं। रेखा और मेघा दोनों से फिर कभी ऐसा कुछ ना करने का वादा करती हैं और अपने अपने ससुराल में ही रहने लगती हैं।